ओके, तो प्रीवियस क्लास में जो बच्चे बताए थे, क्या उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो हैंड रेज कीजिए और क्वेश्चन। नो सर। समझ में आ रहा है? रोल नंबर 14। यस सर। ओके सर लास्ट क्लास में आप फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग बता रहे थे, उसमें आप 2 ही स्टेप बताए हैं। अच्छा, फीचर ऑफ अकाउंटिंग में 2 ही, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अभी। ओके, तो व्हाट आर द फीचर ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का फीचर हम आपको बता रहे थे। इससे पहले थोड़ा एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चन आपको इसका कैसे ये डेवलप किया अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों हुई, अकाउंटिंग को किसने जन्म दिया, कितने ईस्वी में आए, कहाँ से आए, ये सब हम क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बच्चे बताए हैं। कि जो फादर ऑफ अकाउंटिंग है वो लुकास पैसियोली, लुकास LUCAS, लुकास पैसियोली, जो बेसिकली इटली से आया है। इटली के वेनिस, जो सिटी का नाम था वेनिस था। और ईयर में हम बताए थे आपको 1494, 1494 ईस्वी में, है ना, अकाउंटिंग का जन्म हुआ था इटली के वेनिस शहर में। तो ये क्यों इसका जन्म हुआ, ये बेसिकली क्या काम करता है? तो अकाउंटिंग का जो मेन मकसद है वो टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को, है ना, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर जाकर के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। ओके, तो इस तरह का थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद हम बताए थे अकाउंटिंग का डिफिनेशन, हम आपको बताए थे कि अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बिजनेस के बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना, लिखना, दर्ज करना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, उस रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। यानी उसको पार्ट बाय पार्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं कि किस को कितना देना है और किससे कितना मुझे पैसा लेना है। तो ये चीज हम लोग थोड़ा देखते हैं क्लासिफाइंग में। फिर जो भी लेजर बनाए उसके बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। और इस स्टेटमेंट में यानी डेबिट बैलेंस कितना हुआ और क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ। तो यही डिफिनेशन आपको बताए थे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति की हो, उन सभी फिनेंशियल नेचर मतलब मनी के टर्म में होनी चाहिए। अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वो किस टर्म में होनी चाहिए, मनी के टर्म में होनी चाहिए। और जो रिकॉर्डिंग किए, क्लासिफाइंग किए, समराइजिंग किए, उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो अकाउंटिंग का फीचर यहाँ पर बताए थे, आपको 2 पॉइंट बताए थे। रितु, रोल नंबर 69, रितु क्या आप थी प्रीवियस क्लास में? यस मिलिन जी, बोलिए सर। 3 फीचर बताए थे। 3 फीचर बताए थे, कौन कौन यस सर। बताए थे उसमें? क्या वो तीनों पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आपका 3 पॉइंट, तो 4th पॉइंट में लिखिए फीचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषता क्या है? तो क्या बताए थे इसमें? 3 पॉइंट बताए थे। फर्स्ट पॉइंट इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, यूज्ड बाय
ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे क्या हो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके द्वारा यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट बताए थे कि रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मनी के टर्म में है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। और तीसरा पॉइंट बताए थे कि रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी जो भी आपका तो यहां पर ये है कि रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन में हम पॉइंट बताए थे आप लोग को बच्चे कि जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है उसको क्या करना, उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जिनको कि इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर हो, उनके पास तक इंफॉर्मेशन को क्या करना, प्रोवाइड करना, कम्युनिकेट करना। पहले समय में था कि हम बताए थे, हम अपना ही एग्जांपल आपको बताए थे कि अगर बाबूजी से कुछ कहना था, पापा से कुछ कहना था, तो यहां से क्या करते थे, उस टाइम पापा तो महाराष्ट्र में रहते थे, हम पटना में पढ़ाई करते थे, तो क्या करते थे, यहाँ से लेटर लिखते थे, लेटर सिस्टम चलता था, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते थे लेटर के माध्यम से। अब क्या है, अब तो मोबाइल से यहाँ पर तुरंत यहाँ से फोन लगाइए, महाराष्ट्र हो कि नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तुरंत का तुरंत समाचार क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो वही चीज कहता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, मतलब पहुंचाना उन व्यक्तियों तक जिन व्यक्तियों को इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, यानी डिसीजन लेना है। ये आपको बताए थे हम तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट में यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, 4 पॉइंट हम इसमें बताएंगे बच्चे आप लोगों को। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यहां जब आप उसको इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हैं, यूजर के पास में पहुंचा देते हैं, वहीं पर इसका काम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि मुझे यही काम करना है कि मुझे ये देखना है कि जितने भी आपको मतलब ये डिसीजन मुझे लेना है, तो डिसीजन कब लेंगे, जब डेटा मेरे पास अवेलेबल होगा तब ना। रोल नंबर 65, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के टर्म में आपको डिसीजन लेना है, तो कब आप डिसीजन लेंगे, जब बिजनेस के डेटा आपके पास अवेलेबल होगा तब ना आप डिसीजन लोगे। यस सर। कि ठीक है मेरे पास में बिजनेस में हम प्रॉफिट इतना अर्न किए, तो चलो भाई प्रॉफिट ज्यादा है तो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि शेयर होल्डर मेरा खुश रहे, हमसे नाराज ना हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम रिस्क ले सकते हैं न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, कि अगर उस प्रोडक्ट से मुझे लॉस भी हो जाएगा तो उस लॉस को क्या करेंगे, इस प्रॉफिट से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कहता है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, थोड़ा डैश देकर के लिख लीजिए, तो अकाउंटिंग इज कंप्लीट, अकाउंटिंग इज कंप्लीट when information about, accounting is complete when information about economic events, economic events अकाउंटिंग इज कंप्लीट। अकाउंटिंग कब कंप्लीट होता है, तो जब इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक इवेंट आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस ग्रुप्स interested in the functioning of business enterprise। स्वाति ये लाइन समझ में आया? स्वाति रोल नंबर 14 बैच 2।
यस सर। एक बार एक्सप्लेन कीजिए तो, मुझे समझाइए तो, क्या आपको समझ में आया? बोलिए अमनराज। सर ये फीचर्स का लिखवा रहे हैं आगे या फिर यूजर्स? नहीं, फीचर लिखवाए हैं, इसकी अकाउंटिंग की विशेषता है, फीचर है ये भी कि जब तक आप डेटा को इन्फॉर्म माने कम्युनिकेट नहीं कीजिएगा उन व्यक्तियों के पास जिन व्यक्तियों को इसके बेसिस पर डिसीजन लेना है। बच्चे आपको याद होगा इन्वेस्टर, यस सर। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसके पास में डेटा जाएगा, मेरा डिस्क्लोज होगा, तभी तो वो डिसीजन लेगा ना। यस सर। देखेगा, अब देखते नहीं बड़े बड़े कंपनी का पेपर आउट होता है, देखे हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस Yes, शीट sir. बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, इनकम Yes, sir. स्टेटमेंट से उसका प्रॉफिट का पता चलता है, पोजीशन स्टेटमेंट बनता है, यानी बैलेंस शीट से उसका एसेट्स लायबिलिटी का पता चलता है। देखो, सभी इन्वेस्टर अपने मनी को, आपके पास में अगर 500 रुपया है तो आप चाहोगे कि मेरे पास पैसा सुरक्षित रहे, क्योंकि कोई ऐसा sir. मतलब अनसोल्ड माइंड ही होता है, मतलब अनसोल्ड माइंड मतलब जिनका मस्तिष्क ठीक नहीं हो, वही आदमी चाहेगा कि मेरा पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। कोई चाहता है मेरा पैसा डूबे? बताइए, कोई No, नहीं sir. चाहता है। तो वो इन्वेस्टर बिजनेस, उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा जिस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो, अच्छा हो। अगर उसका अच्छा। अर्निंग कैपेसिटी बढ़िया नहीं होगा, उसका पोजीशन बढ़िया नहीं होगा, तो फिर अच्छा, गांव में हम लोग कहते हैं, गांव सब में कि अरे उसका स्थिति ठीक नहीं है, चलो उसको 500 रुपया मदद कर दो 5% ब्याज पर, कहते हैं ना। तो 5% ब्याज पर तो उसको कहता है, महाजन क्या सोचता है कि हम इसको 500 रुपया देंगे, क्या इससे हम वसूल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या ये इसकी स्थिति ठीक है कि नहीं है? तभी तो वो पैसा उसको देगा। Yes, sir. अगर उसका पोजीशन ठीक नहीं होगा तो कभी भी कोई भी महाजन, कोई भी जो इन्वेस्टर है, वो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उस बिजनेस में जिस बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी एज वेल एज पोजीशन कैपेसिटी है ना, बढ़िया नहीं होगा। ठीक है सर। सब कोई अपना प्रोटेक्शन चाहता है, सब कोई अपने मनी की सुरक्षा चाहता है, सब कोई चाहता है कि मेरा पैसा आज मेरे पास 1000 रुपया हो तो ये अगले अकाउंटिंग ईयर में मुझे 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, मतलब 1000 से ज्यादा हो जाए। यस सर। तो वो तो उसका पैसा तभी ज्यादा होगा जब वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगा, तब ना शेयर का। मान लो आप किसी कंपनी, शेयर जानते हो, यू नो दैट शेयर। यस सर। यस सर। तो शेयर में पैसा क्या करता है, आज रिलायंस का शेयर का दाम इतना बढ़ गया, कल टाटा का इतना बढ़ गया, परसों आपको कहेगा कि नहीं मारुति सुजुकी का बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि जिसका शेयर, जिसका प्राइस क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है आगे की ओर। अभी बिटकॉइन का आप लोग क्लास, आप लोग को शायद नहीं हुआ होगा, बिटकॉइन का देखते हैं कि कुछ दिन पहले जो था, जो कॉइन था आपका, मान लेते हैं 300-400 रुपया था, आज उसका देखिए कितना चला गया, 500 था, 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया। कहने का मतलब देखिए कहां से कहां चला गया। तो वो इन्वेस्टर उस टाइम में अगर डिसीजन लिया होगा तो आज जरा सोचो वो कहां से कहां पहुंच गया। कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो देखते ना ये प्रॉपर्टी का मार्केट में क्या वैल्यू है, कल यहाँ शहर बसने जा रहा है तो चलो आज परचेज कर लेते हैं, ताकि जब शहर बसेगा तो उस टाइम में इसका मुझे अच्छा वैल्यू मिल जाए, तब पैसा लगाते हैं ना। तो बिजनेस यही करता है कि आप उसको दिखाओ, आप अपने आप जो भी आपके पास में डेटा है उस डेटा को आप उसको कम्युनिकेट करो, ताकि वो देखेगा और आपके ऊपर में वो अट्रैक्ट, आपके बिजनेस के ऊपर में अट्रैक्ट होगा और आपके बिजनेस में मनी क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि ये भी पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बच्चे, कि कंपनी जो होता है वो इंटेंजिबल पर्सन होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल पर्सन होता है। कंपनी का जो ओनर होता है वो आपको शेयर होल्डर होता है। कौन होता है?
कंपनी होता है शेयर होल्डर, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में भी कौन सा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर आपको पैसा मनी जनरेट करना हो तो इंफॉर्मेशन तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आप डेटा को डिस्क्लोज नहीं करोगे, डेटा को किसी के पास में शो नहीं करोगे, तो वो आपके ऊपर में कोई इंटरेस्ट, आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यहाँ ये पॉइंट कर रहा है कि अकाउंटिंग यूजर ऑफ क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मींस क्या, दो ही इंफॉर्मेशन हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो P&L अकाउंट और या बैलेंस शीट। तो उन दोनों स्टेटमेंट को क्या करना, डिस्क्लोज करना, दिखाना। तो यही अकाउंटिंग का फीचर है बच्चे। चारों पॉइंट आप लोग समझ में आ गए सही बच्चे को? पहला क्या समझाए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या समझाए कि उस जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उसको बिजनेस के बुक्स में क्या करना, लिखना। तीसरा क्या बताएं कि उसके डेटा को क्या करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना, है ना। और चौथा कि जो भी यूजर है उसको इन्फॉर्म करना कि हाँ मेरा ये पोजीशन है, जनरेट करना या पोजीशन को ये करना। तो ये अकाउंटिंग का था। इसमें आप और अकाउंटिंग का लिख सकते हैं, लिखे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। रिद्धि कुमारी, रिद्धि आप हैंड रेज कीजिए थोड़ा। रिद्धि आवाज आ रहा है आपको क्या? कितना बच्ची आपका रोल नंबर है? सर 28। आप इसमें लिखते थे ना बैच 228। हाँ तो बच्ची अगले क्लास सर नहीं लिखा रहा है इसमें सर, अच्छा नहीं लिखा रहा है। नहीं लिखा रहा है। मेरा प्रॉब्लम, और हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं पर मेरा अटेंडेंस छूट रहा। ओके, जो सर लेते हैं वो उसमें बन जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड यस, रोल नंबर 44। हेलो सर, कल मेरा भी अटेंडेंस नहीं बना था। समझ में आया सही बच्चे को? क्या कर रहा है कि टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये पॉइंट समझ में आया कि ये कह रहा है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब सिस्टम से डेट वाइज, क्या है, डेट वाइज बिजनेस के बुक्स में क्या करना, रिकॉर्ड करना। कि जब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा तो फिर उसका क्लासिफाइंग नहीं होगा, क्लासिफाइंग नहीं होगा, समराइजिंग नहीं होगा, समराइजिंग नहीं होगा तो फिर रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा एनालाइज नहीं कर पाएगा, इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये एक डेटा दूसरे डेटा से क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए कहता है
कि टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। समझ में आया पॉइंट? बोलिए रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 बताइए। यस सर। समझ में आया ये? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कीजिएगा। ओके, सेकंड में टू ascertain प्रॉफिट और लॉस, टू ascertain मतलब फाइंड आउट, ascertain मतलब कैलकुलेट, है ना? टू ascertain प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी बिजनेस का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है, उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को करने के बाद क्या उस बिजनेस का रिजल्ट हुआ, इट मींस प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जी अमृता, अमृता आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए। हाँ बताइए, आ रहा है आवाज अमृता, आप बताइए। सब बोल रहे रिपीट करने के लिए। अच्छा लिखिए, टू ascertain प्रॉफिट और लॉस। ascertain मीन्स क्या? फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना, ठीक है, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर बिजनेस को क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ। ये जब तब नहीं, हर एक समय नहीं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट किया जाता है, ये जब भी फाइंड आउट किया जाता है तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइंड आउट किया जाता है। ओके बच्चे, समझ में आया ये कि टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड इन बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित तिथि के अंतर्गत उस बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, इसको क्या करना? फाइंड आउट करना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस करने से मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। हम समझ लेंगे कि नहीं, इस बिजनेस को करने से मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या हम कंटिन्यू करेंगे? हम तुरंत ना क्लोज कर देंगे बच्चे वहां पर। तो बिजनेस में अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, उस फॉलो करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही रीजन है कि बिजनेस जानना चाहता है कि टू अर्न प्रॉफिट, है ना, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग ईयर जो भी आप एज्यूम करो, क्योंकि इसमें आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कि हर एक बिजनेस को, जैसे देखते हो ना, ग्रामर पढ़ते हैं तब ना अच्छा से हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। कहते हैं ग्रामेटिकली एरर नहीं होनी चाहिए। अच्छा इंग्लिश वही बोलता है जिसको, है ना, पूरा का पूरा पूर्ण ज्ञान है व्याकरण का, यानी ग्रामर का। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस अच्छे से बुक्स को मेंटेन कर सकता है किस कंडीशन में? जब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करे, जब वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करे, जब वो अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग है। आप लोग बच्चे नाम सुने होंगे गैप का, जो बच्चे पढ़ के आए वो सुने होंगे गैप, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए बिल्कुल नया होगा। तो ये ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको हम लोग कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये शॉर्ट फॉर्म है
GAAP, गैप। G स्टैंड फॉर जनरली, A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेड, P स्टैंड फॉर क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जितने भी एक बिजनेस जब तक इस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा तो उसके डेटा को वैलिड माना ही नहीं जाएगा। आप इंसॉल्वेंट का नाम सुने हो, इंसॉल्वेंट का नाम, इंसॉल्वेंसी दिवालिया हो जाना सुने हो, अरे ये दिवाला हो गया, मीन्स क्या कि वो अगर अपना डॉक्यूमेंट कोर्ट में रिप्रेजेंट किया और कोर्ट देखा उसको कि हाँ सही में इसका लायबिलिटी कर्ज क्या है, ज्यादा है इसके एसेट्स से, चलो इसको डिक्लेयर कर देते इंसॉल्वेंट। तो बच्चे जब वो डेटा सही सही ले जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा, अगर वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा तो कोर्ट कभी भी उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करेगा। डेटा क्या होनी चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर बेस्ड होना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर बेस्ड नहीं होगा तो उसके डेटा को वैलिड नहीं माना जाएगा। और वैलिड इनवैलिड तो इतना तो जानते होंगे आप लोग, कौन वैलिड होता है कौन इनवैलिड होता है, बताओ। वैलिड इनवैलिड जानते हो ना जी कि नहीं जानते हो, वो भी बताओ, उसको भी बताना पड़ेगा। यस, रोल नंबर 50। यस सर, जानते हैं वैलिड इनवैलिड। तो ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो आपको अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है, उस डेटा को उसको जो फॉलो किया उसको वैलिड माना जाता है, और जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया उसको इनवैलिड माना जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चे। तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए प्रॉफिट और लॉस को क्या करना, अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइंड आउट करना। नेक्स्ट, टू ascertain द, तीसरा पॉइंट लिखिएगा बच्चे, टू ascertain द financial position of the business। सर इससे पहले वाले लाइन में क्या बताता है, टू अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस? टू ascertain प्रॉफिट और लॉस सिंपल बताए थे, टू ascertain प्रॉफिट और लॉस। और ये तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि बिजनेस का जो है सो रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन, तो ये पोजीशन से रिलेटेड हो गया तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट था प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। तो टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। To ascertain the financial position of the business। ये समझ में आया पॉइंट? ओके, यानी फॉर दिस पर्पस ये क्या कहता है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर। देखियो किसी भी बिजनेस का अगर आपको फिनेंशियल पोजीशन को जानना है तो बिजनेस क्या प्रिपेयर करता है, बैलेंस शीट बनाता है। और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। आप प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हो, किससे प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हो, रोल नंबर 15। यस सर। हाँ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। राइट होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। मनुष्य के लिए रियल लाइफ में भी यही चीज होता है, रास्ते दोनों है। आपका एक अच्छा का भी रास्ता है, एक बुरा का भी रास्ता है। वो हमारे ज्ञान के ऊपर में, हमारे नॉलेज के ऊपर में डिपेंड करता है कि किस मार्ग को हम सेलेक्ट करें ताकि हम सक्सेस करें। ठीक है, बहुत सारे इसमें ये जो है ना, तो अकाउंटिंग में भी जो होता है, सो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी का दोनों इफेक्ट पड़ता है, एक डेबिट के लिए दूसरा क्या, क्रेडिट के लिए। क्रेडिट।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। मैथ में पढ़ते हैं जी, LHS इक्वल टू RHS। Yes, sir. तो अकाउंटिंग भी तो उसका भाई है ना, है उसी से ना आया है। आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे पेपर मैथ से जन्म लिया है, समझ गए। तो अकाउंटिंग जो है सो वो ठीक है, उतना LHS इक्वल टू RHS नहीं इसमें करते हैं, लेकिन हाँ इसमें डेबिट इक्वल टू क्रेडिट जरूर करते हैं, समझ गए। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to provide information to various groups and users, various group and users। ये पॉइंट समझ में आया कि जो भी वेरियस ग्रुप्स ऑफ यूजर्स का मतलब क्या हुआ, या तो इंटरनल यूजर होगा या तो एक्सटर्नल यूजर होगा। हम बार बार इस टॉपिक को बता रहे हैं, इंटरनल यूजर वो यूजर होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस से इन्वॉल्व होते हैं, लाइक प्रोप्राइटर। अब मान लो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ये जो है ये बिजनेस से क्या डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। इंटरनल यूजर आर दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व द बिजनेस, यानी बिजनेस से जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है, डायरेक्ट रिलेशन है जिसका, डायरेक्ट संबंध है जिसका, उस पर्सन को लोग क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर कहते हैं। और जो आउटसाइडर होते हैं, जो थर्ड पार्टी होते हैं, थर्ड पार्टी का मतलब एक तो ओनर हुआ, दूसरा बिजनेस हुआ, और उन दोनों के अतिरिक्त जो पर्सन हो जाएगा वो क्या होगा, थर्ड पार्टी ना। जैसे मान लो अब रितु से हम लोन ले लिए 5 लाख रुपया बिजनेस चलाने के लिए, तो रितु जो हो जाएगा मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, ऐसा क्या, तो लोग महाजन में हो जाएगा जी, उसको पैसा चुकाना है ना, उसको इंटरेस्ट चुकाना है ना। तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर। और हम जो बिजनेस चला रहे थे, हम बिजनेस के लिए क्या हो गए, इंटरनल यूजर हो गए। तो चाहे इंटरनल यूजर हो या एक्सटर्नल यूजर हो, उनको क्या करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक वो किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट लिखिए, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये भी पॉइंट क्लियर है, मीट MEET, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। अब लीगल रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं करेगा तो क्या बिजनेस उसको चलने देगा जी, बच्चे बताओ। हम गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट में चलने देगा मेरी कंपनी को बिहार में? उसको चाहिए ना लीगल रिक्वायरमेंट को, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो चलने देगा। तो टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट यानी जो भी कानूनी कार्यवाही है उसको क्या करना, पूरा करना, उसमें किसी प्रकार का कोई ये नहीं, नजरअंदाज नहीं करना। क्योंकि बिजनेस का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि बिजनेस का जो लाइफ होता है वो इनडिफिनिट होता है। क्या होता है, इनडिफिनिट। लेकिन बिजनेसमैन का जो लाइफ होता है वो डिफिनिट होता है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में पढ़ के आए होंगे कि मेंबर मे कम मेंबर मे गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। पढ़े है ना, एक प्रोवर्स था कि सदस्य आए या सदस्य जाए उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेंबर मे कम मेंबर मे गोज बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। अगर कंपनी चला गया, डूब गया तो सब कोई चला गया, लेकिन कोई मेंबर आए या कोई मेंबर जाए उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, और लास्ट में टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लिखिए, डिसीजन भी तो लेना है। अगर डिसीजन नहीं लेगा वो, टाइम टू टाइम डिसीजन चाहिए ना जी, कि मुझे
प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। डिवेंचर होल्डर तो हमने बता दिए कि लोन ले लिए ऋतु से, अब ऋतु से लोन ले तो उसको तो इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा ना, वो तो फिक्स है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या चाहे प्रॉफिट नहीं हो। अटेंडेंस तभी बनेगा जब कैमरा ऑन रहेगा, समझ गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये फिक्स है। जैसे डिवेंचर होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है ना, वैसे ही बिजनेस को भी टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ये मनीष सर क्या लिखा है सर लास्ट में डिसीजन वाला? डिसीजन में टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। हाँ सर ये वाला पॉइंट थोड़ा समझा देते हैं। ये देखिए फैसिलिटी मतलब समझते हैं, सुविधा, सुविधा समझते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्या इंस्टीट्यूशन। चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या चाहे कोई पर्सन हो, उन सभी के द्वारा क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट होगा, आएगा कैसे, वो तो अकाउंटिंग ही ना करेगा। प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेगा, पोजीशन को फाइंड आउट करेगा, तभी तो उसको प्राप्त होगा इंफॉर्मेशन। बताइए। यस सर। तो ये पॉइंट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द डिफरेंट पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। द मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन डिफरेंट मैटर्स। अलग अलग तथ्यों के आधार पर जो मैनेजर होते हैं, वो मैनेजर क्या होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं ना। अकाउंटेंट थोड़े डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन मेकर कौन होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर है, ठीक है। तो उस मैनेजर को टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ता है कि चलो भाई पिछले साल हम 500 पीस ब्लैंकेट बनाए थे, तो क्या इस साल हम 500 पीस ब्लैंकेट बनाए कि 700 बनाए कि 400 बनाए कि नहीं बनाए। मान लो उसका ब्लैंकेट का कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो डिसीजन लेना पड़ता है ना, कि नहीं लेगा वो डिसीजन। तो जब बिजनेस देखेगा कि नहीं 500 पीस ब्लैंकेट को हम बनाए, मैन्युफैक्चरिंग किए, मार्केट में सेल किए, प्रॉफिट जनरेट किए, तो प्रॉफिट तो क्या है, मनुष्य के शरीर में जैसे प्राण होता है ना, जो मनुष्य के शरीर में प्राण है तो जिंदा है, उसी तरह से बिजनेस में प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो बिजनेस जिंदा है, नहीं प्रॉफिट है तो फिर क्या है, डेथ, बिजनेस डेथ कर गया, मर गया। तो इसीलिए प्रॉफिट के बेसिस पर उस मैनेजर को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है बिजनेस के लिए, बिजनेस रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है। और उसको वो डिसीजन कब लेगा, जब प्रॉफिट होगा तभी ना लेगा। तो वो प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करने का काम करता है, अकाउंटिंग ही ना। वही चीज कर रहा है कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये आपको सुविधा प्रदान करता है, डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। ओके सर ये पॉइंट सर, टू एक्सेप्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सर ये पॉइंट समझ नहीं है। टू एक्सेप्टेंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एक्सेप्टेंस, ये तो पॉइंट नहीं लिखवाए, क्या लिखवाए आपको, फिर से पढ़िए तो। So to accepting the financial position of the business, सर यहाँ पे वही था। अच्छा, मटेरियल स्टडी मटेरियल में है सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सर अभी लिखवाए थर्ड पॉइंट। सर टू ascertain बताएं, ascertain ascertain बताए थे। ascertain मतलब होता है, कहीं नोट कर लो बच्चे आप लोग, ASCERTAIN, ascertain फाइंड आउट करना, ascertain मींस कैलकुलेट करना। ओके ठीक है, तो कैलकुलेट करना मतलब क्या, उसको मनी के टर्म में देखना कि प्रॉफिट कितना रुपया हुआ, 500 हुआ कि 5 लाख हुआ कि 5000 हुआ। तो ये तो सुविधा, ये तो अकाउंटिंग ही नहीं करता है जी। तो चलो भाई, अब मान लो ये बुक है 500 रुपया का, अब ये बुक 500 रुपया का है, इसको हम 600 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ, 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। लेकिन अकाउंटिंग में इसको रिकॉर्ड करते हैं ना, बुक बनाने में परचेज किए होंगे, उसका एंट्री किए होंगे, बुक सेल कर रहे हैं उसका एंट्री होगा,
प्रॉफिट हुआ उसका एंट्री होगा। ये तो एक सिस्टमेटिक वे है, हम जो कि पहला ही पॉइंट आपको बताए थे कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी को बिजनेस के बुक्स में क्या करना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, तब जाके रिजल्ट फाइंड आउट होता है बच्चे। ओके, तो आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर किए, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या, फीचर का भी कुछ पॉइंट था। थोड़ा स्लो है लेकिन बच्चे आप लोग थोड़ा स्टडी कीजिए इसको, ठीक है। ओके, हाँ बोलिए मनीष। बोले थे वो असाइनमेंट के लिए सर वो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। रितु को पूछना, बोलिए रितु। आप तो बोले थे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भेजना है। ओके